अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको जैसे कि पता होगा कि नस्ट में एमएस और पीएचडी के एडमिशन हो रहे हैं मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स जो कि फ़िज़िक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं एमएस और पीएचडी में। और आपको जैसा कि पता होगा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स है ये स्कूल ऑफ नेचुरल साइंसेस में एक डिपार्टमेंट है। तो मेरे साथ आज हैं डॉक्टर सैयद रिजवान हुसैन। आपने इनका इंटरव्यू मेरे चैनल पे आई होप के देखा होगा। ये एचओडी हैं डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स में। तो हम इनसे एडमिशन के हवाले से और यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं उनके हवाले से इनसे बात करेंगे। तो सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, आप सुनाइए। ठीक जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। तो सर, हम पहले शुरू करते हैं एमएस एडमिशन से, एमएस एडमिशन इन फ़िज़िक्स में। तो पहले ये बताइएगा कि एमएस में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट का एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एमएस फ़िज़िक्स में हमने अभी करिकुलम जो रिवाइज़ किया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ब्रॉड कर दिया है, जिसमें बैचलर्स इन फ़िज़िक्स, बैचलर्स इन मैथमेटिक्स, बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग के तमाम डिसिप्लिन्स में जो भी स्टूडेंट्स उस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, दे आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन एमएस फ़िज़िक्स। अच्छा, इसमें बीएस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैथ्स के भी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। अच्छा, वो भी एलिजिबल है। इसके अलावा ये तो वो हो गया कि सब्जेक्ट वाइज आपने क्राइटेरिया बताया। इसके अलावा कोई इनको गेट वगैरह भी देना होता है? कोई ऐसा भी क्राइटेरिया है इसमें? जी, 50% गेट टेस्ट पासिंग मार्क्स हैं, बेसलाइन है, और उसके अलावा इंटरव्यू नहीं है स्टूडेंट्स का। और उनका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो एक फार्मूला है जो ऑलरेडी नस्ट ने डिफ़ाइन किया हुआ है फॉर ऑल मास्टर्स प्रोग्राम। तो गेट प्लस एकेडमिक बैकग्राउंड, उस पे जो मेरिट बनता है वहाँ से स्टूडेंट्स हम इनटेक करते हैं। यानी कि कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है? यानी कि पहले आपको याद होगा कोविड से पहले कोई टेस्ट और इंटरव्यू हुआ करते थे, अब वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जी बिल्कुल, अब टोटली पहले हमारा इंटरव्यू होता था और टेस्ट होता था। तकरीबन कोई 3 साल पहले नस्ट ने ओवरऑल पॉलिसी जब रिवाइज़ की है तो ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, बिल्कुल सही है। तो इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो एमएस में आना चाहते हैं, फ़िज़िक्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अगर स्कॉलरशिप पे क्या वो आ सकते हैं? कौन सा स्कॉलरशिप यहाँ पर है? ओवरऑल नस्ट में होगा? जी, 2 किस्म के स्कॉलरशिप हैं दैट आई नो। एक तो ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है जो कि नस्ट के तमाम स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, और दूसरा एक हाईली कम्पिटिटिव स्कॉलरशिप है आईसीटी जो कि नस्ट खुद फंड करता है। बट वो चूँकि बहुत कम्पिटिटिव है तो उसमें मास्टर्स और पीएचडी के दोनों के जो डिसिप्लिन के स्टूडेंट्स हैं वो उसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये 2 किस्म के स्कॉलरशिप हैं जो कि स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं। लेकिन ये जो स्कॉलरशिप है ये तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होते हैं ना, कि अगर आपके फॉर एग्जांपल रिसोर्सेज नहीं हैं घर में और सैलरी का एक लिमिट है, अगर वो घर में जो अर्निंग उतनी आ रही है, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर तो एलिजिबल नहीं होंगे, अगर कम है तो फिर एलिजिबल होंगे। क्या ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल, चूँकि ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है तो उसमें जो बेस नीड है वो जस्टिफाई करनी पड़ती है फैमिली को। तो जहाँ तक मुझे एग्जैक्ट अमाउंट याद है वो 45,000 या 50,000 है। वहाँ तक अगर उससे ज़्यादा फैमिली इनकम है तो स्टूडेंट इनएलिजिबल है, अदरवाइज ही और शी कैन अप्लाई फॉर दैट स्कॉलरशिप। जो आईसीटी स्कॉलरशिप है वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। मेरिट इन द सेंस के इफ़ स्टूडेंट हैज़ गॉट एडमिशन इन द प्रोग्राम और उसका फर्स्ट सेमेस्टर में सीजीपीए अराउंड 4 है और उसका एकेडमिक बैकग्राउंड पहले भी अच्छा है, तो उसका चांस है कि वो दूसरा मेरिट स्कॉलरशिप भी अवेल कर सके। अच्छा, मैं ऑडियंस को यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई ऐसा कन्फ्यूजन आता है तो एक तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके कमेंट करें विद इन 1 डे 8 मई तक। अभी हम उस पर डेडलाइन पे भी बात करेंगे। जब तक ये डेडलाइन है मैं आपको उसके आंसर करूँगा। और इसके अलावा आप एसएनएस की वेबसाइट पे जा सकते हैं, नस्ट की वेबसाइट पे जाके चीज़ें जो हैं वो आप देख सकते हैं। अच्छा सर, हमने स्कॉलरशिप की यहाँ पर बात कर ली।
होगी। तो ये बताइएगा कि जो MS है ये 2 साल का प्रोग्राम है, जैसा कि पूरे पाकिस्तान में आई गेस के 2 साल का MPhil होगा या MS, यहाँ 2 साल का, 1 साल रिसर्च वर्क है और एक साल कोर्स वर्क है और 1 साल रिसर्च वर्क है, ऐसा ही है सर? जी बिल्कुल। स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको टोटल 30 क्रेडिट आवर्स पूरे करने होते हैं कंप्लीट इन 2 ईयर्स। उसमें फर्स्ट फेज़ जो है वो कोर्स वर्क का है और उसमें 24 क्रेडिट आवर्स के स्टूडेंट्स ने कोर्स वर्क पास करने होते हैं। कोर्सेज़ की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमारे कोर कोर्सेज़ शामिल हैं, जिसमें मैथमेटिकल फिज़िक्स है, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और हमने फिर एक कोर्स रखा हुआ है सेकंड सेमेस्टर में टू स्टार्ट विद कि वो थर्मल फिज़िक्स है। उसके अलावा हमारे जो 3 कोर्सेज़ होते हैं जो कि टोटल 9 क्रेडिट आवर्स बनते हैं, वो इलेक्टिव कोर्सेज़ होते हैं, जो हमारी इलेक्टिव स्ट्रीम है और मुख्तलिफ फैकल्टी जो उसमें काम कर रहे हैं उनसे रेलेवेंट भी स्टूडेंट्स कोर्स ले सकते हैं। तो ये टोटल मिला के 24 क्रेडिट आवर्स कोर्स वर्क बनता है। ठीक है सर। तो अभी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अगर कोई BS से MS में यहाँ पर आ रहा है, किसी पाकिस्तान की किसी जगह से, बाहर से भी अप्लाई करना चाहते हैं तो हम वेलकम करते हैं। तो वो यहाँ पर आए तो फैकल्टी मेंबर्स का थोड़ा सा आप बताइए कि कितनी फैकल्टी मेंबर्स हैं और उनके रिसर्च ग्रुप्स कितने हैं, उनके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में जो मेन हमारी 4 स्ट्रीम्स हैं जिसमें हमारी मुख्तलिफ फैकल्टी काम कर रहे हैं। एक फील्ड है क्वांटम इंफॉर्मेशन, क्वांटम ऑप्टिक्स एंड क्वांटम कंप्यूटेशन, ये हमारी एक स्ट्रीम बनती है। इसमें हमारे पास 3 फैकल्टी मेंबर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। दूसरी स्ट्रीम है कंडेंस मैटर फिज़िक्स, एक्सपेरिमेंटल भी है हमारे पास फैकल्टी और कंप्यूटेशनल स्टडी के लिए भी फैकल्टी रिसोर्सेज मौजूद हैं। इसमें ज़्यादातर काम जो फैकल्टी कर रहे हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं और उनकी जो मेन डोमेन है वो मैग्नेटिज्म है, वो फेरोइलेक्ट्रिक्स है, वो एनर्जी स्टोरेज है, वो थर्मोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज, डाइलेक्ट्रिक और इस किस्म की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग काम कर रहे हैं। जो कंप्यूटेशनल साइड है उसमें भी हमारी जो फैकल्टी मौजूद हैं वो मुख्तलिफ कंप्यूटेशनल टूल्स यूज़ करते हैं टू स्टडी डायनामिक्स, मटीरियल डायनामिक्स हैं या जो दूसरे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जिनका ताल्लुक स्केल चेंज करने के साथ इफेक्ट वो रिवील करते हैं, वो एक फील्ड है हमारी। तीसरी फील्ड है प्लाज्मा फ़िज़िक्स। प्लाज्मा फ़िज़िक्स में भी हमारे पास फैकल्टी मौजूद हैं, एस्ट्रो पार्टिकल फ़िज़िक्स से भी रेलेवेंट हैं और वो मेन जो थियोरेटिकल प्लाज्मा फ़िज़िक्स स्ट्रीम बनती है। और जो लास्ट एक स्ट्रीम है हमारी दैट इज़ अबाउट हाई एनर्जी फ़िज़िक्स। हमारे पास 3 फैकल्टी मेंबर्स हाई एनर्जी फ़िज़िक्स में अवेलेबल हैं और दे आर ऑल वर्किंग ऑन थियोरेटिकल रिसर्च इन दिस फील्ड। अच्छा सर, बड़ा आपने डिटेल में बताया। और इसमें जो फैकल्टी मेंबर हैं उसमें कितनी परसेंटेज ऐसी है जो कि फ़ॉरेन क्वालिफाइड है? और पहले तो ये बताइए कि सारे PhD क्वालिफाइड हैं? जी, डिपार्टमेंट में जितनी भी फैकल्टी है वो सारे PhD क्वालिफाइड हैं। और ये सब कुछ इनमें से जो है फ़ॉरेन क्वालिफाइड भी हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास जो मेजॉरिटी है जो अबाउट 80% फैकल्टी बनती है वो दे आर फॉरेन क्वालिफाइड, जो मुख्तलिफ जगहों से उन्होंने क्वालिफाइड हैं। और जो पाकिस्तान से भी PhD डिग्री होल्डर्स हैं वो भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड। अच्छा ठीक है सर, आपने रिसर्च एरिया भी बता दिया, फैकल्टी मेंबर्स का भी बता दिया। यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, वो ये कि आपका जो फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट है ये अब QS रैंकिंग अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, उसमें किस नंबर पे आ रहा है फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट? फिज़िक्स डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रैंकिंग वो 300 से 350 वर्ल्ड रैंकिंग में लाई करता है। पाकिस्तान में आफ्टर कायद-ए-आज़म इट इज़ रैंक्ड नंबर 2। अच्छा, ये अभी रैंक नंबर 2 पे है। तो ये अभी हमने MS एडमिशन की यहाँ पर बात कर ली है। अब हम चलते हैं PhD के जो एडमिशन हैं उनके हवाले से। तो PhD में सर बताइएगा कि उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? PhD का भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने ओपन रखा है जस्ट लाइक मास्टर्स। उसमें भी आप फिज़िक्स, मैथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग के तमाम डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स वो एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें जो है वो एकेडमिक रिक्वायरमेंट वो क्या है? इसमें जो एडमिशन क्राइटेरिया है उसमें इंटरव्यू एक क्लियर करना पड़ता है स्टूडेंट को। यानी कि जो फर्स्ट फेज़ है एडमिशन का उसमें पूरा डिपार्टमेंट की एक कमेटी फॉर्म होती है और वो कमेटी हर कैंडिडेट का इंडिविजुअली इंटरव्यू करती है। और उसके लिए आपका जो
CGPA है वो 3/4 होना चाहिए अपनी प्रीवियस डिग्री यानी कि मास्टर्स डिग्री में, या 4 ईयर बैचलर डिग्री, सॉरी दैट इज़ फॉर द मास्टर्स डिग्री ओनली। और इसमें चूँकि इंजीनियरिंग डिसिप्लिन हमने ओपन रखे हैं, उसकी एक वजह ये है कि स्टूडेंट्स, हमने एक्सपीरियंस किया है कि कुछ स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या मटेरियल्स इंजीनियरिंग करके वो उनका इंटरेस्ट होता है कि हम फिज़िक्स की भी फील्ड को एक्सप्लोर करें इन देयर हायर डिग्रीज। तो जो इस किस्म के स्टूडेंट्स स्पेशली और बाकी स्टूडेंट जनरली, हम जो पैनल बनाते हैं फैकल्टी का, इंटरव्यू के दौरान हम जज कर लेते हैं कि ये स्टूडेंट इसकी बेसिक्स उतनी कंपैटिबल हैं जो कि हमारे प्रोग्राम से मुताबिकत रखती हैं, तो हम उनको एडमिशन दे देते हैं। गैट, यस, गैट क्लियर करना उसमें भी ज़रूरी है, और फिर इंटरव्यू के मार्क्स हैं, और एकेडमिक बैकग्राउंड उसका कोई ख़ास मेरिट बनता नहीं है, तो जो डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन होती है वही फाइनल होती है। और इसमें जो गैट का आपने बताया, उसके कितने मार्क्स चाहिए होते हैं? गैट के इसमें 60% मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है। और ये वो आप कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे, जैसे मैंने पहले बताया, कि कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा चैनल के ज़रिए से। आप SNS की वेबसाइट देख सकते हैं, नस की वेबसाइट देख सकते हैं। यहाँ मैं ऑडियंस को ये भी बता दूं कि जो आप अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट एप्लीकेशन कोई भी आपसे नहीं लेगा, तो वो नस की वेबसाइट है, वहाँ से आप अप्लाई कर रहे होंगे। तो सर ये बताइएगा कि PhD में जो कोर्स वर्क है वो कितना है? PhD में जो कोर्स वर्क है 18 क्रेडिट आवर्स का कोर्स वर्क है ओवरऑल, जिसमें एक अलाइड कोर्सेज होते हैं और एक रिसर्च बेस्ड इलेक्टिव कोर्सेज होते हैं, तो ये मिला के कोर्सेज लिए जा सकते हैं। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मास्टर्स में भी है और PhD में स्पेशली कि आप डिपार्टमेंट के अंदर से भी कोर्सेज ले सकते हैं 50%, और डिपार्टमेंट से बाहर नस्ट के अंदर किसी भी स्कूल से आप रेलेवेंट कोर्स उठा सकते हैं, और जो कि आपकी डिग्री में रिकॉग्नाइज होगा एज अ PhD कोर्स। इसके बाद जो आपका PhD कम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम होता है, PhD कम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम में 2 फेजेस होते हैं। पहले फेज़ में जो भी आपने PhD में कोर्सेज पढ़े हैं उनके 2 पेपर्स होते हैं, एक अलाइड कोर्सेज के पेपर्स और एक बिल्कुल इलेक्टिव जो कि आपके स्पेसिफिक टू रिसर्च डायरेक्शन होती है उसके पेपर्स होते हैं। आपने क्यूमुलेटिव जो आपका परसेंटेज ग्रेड है, पासिंग मार्क्स, वो 65% होना चाहिए दोनों पेपर में मिला के, और आपने ये स्टूडेंट फेज़ कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपका जो सेकंड एग्ज़ाम है वो है साइनॉप्सिस डिफेंस। साइनॉप्सिस डिफेंस में हमारी गाइडेंस कमेटी होती है हर स्टूडेंट की, हेड एचओडीज़ होते हैं और प्रिंसिपल होते हैं, ये सारे उनकी साइनॉप्सिस डिफेंस को पास या फेल करने के लिए बनाई जाती है इनकी कमेटी, और उसके बाद स्टूडेंट फिर रिसर्च फेज में चले जाते हैं। थीसिस इज़ ऑलवेज 6 क्रेडिट आवर्स, तो ज़ाहिर है ये टोटल मिला के 24 क्रेडिट आवर्स की डिग्री प्रोग्राम बनता है। और इसमें जो PhD स्टूडेंट है, आमतौर पे ज़ाहिरी बात है उन्हें फाइनेंशियल एड चाहिए होती है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंस इसमें मौजूद है? जी, PhD में मुख्तलिफ़ किस्म की स्कॉलरशिप्स होते हैं क्योंकि एक बड़ा लंबा सफ़र है और स्टूडेंट भी मैच्योर होते हैं। और इसमें एक चीज़ तो ये मेंशन कर दूं कि नस्ट ने लास्ट सेमेस्टर में नस्ट PhD प्रोग्राम, फेलोशिप प्रोग्राम शुरू किया है, और जिसके अंडर मेजॉरिटी ऑफ द PhD स्टूडेंट्स वो फेलोशिप अवेल कर रहे हैं। इसकी 2 कैटेगरीज़ हैं, एक बिल्कुल बेसिक कैटेगरी है जिसमें ट्यूशन फ़ी इज़ कम्प्लीटली वेव्ड ऑफ फॉर 3 ईयर्स यानी कि 6 सेमेस्टर्स, और अलॉन्ग विद उसके साथ 10,000 का एक बेसिक स्टाइपेंड भी स्टूडेंट अवेल करते हैं। और इसके अलावा एडिशनल ड्यूटीज़ हैं लाइक TVF, अगर आप कोई अवेलेबल है विजिटिंग फैकल्टी पोजीशन इन द डिपार्टमेंट या लैब इंजीनियर या अदर एडमिन ड्यूटीज़, टीएशिप, ट्यूटरशिप, तो ये स्टूडेंट साथ साथ ये एडिशनल ड्यूटीज़ भी अवेल कर सकते हैं, और अदर देन 10,000 एंड फी वेवियर वो 30,000 मैक्सिमम तक यहाँ से भी अर्न कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो आमतौर पे जो मैक्सिमम ड्यूरेशन वो कितना है PhD के लिए? PhD का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो है 8 ईयर्स। 8 ईयर्स, जी ठीक है, लेकिन आम तौर पे लोग तो जल्दी PhD कर लेते होंगे। जी, हमारा तो
पहला फेज़ जो कोर्स वर्क का है और कम्प्रीहेंसिव का है वो ज़्यादातर स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि स्टूडेंट कितना अच्छा परफॉर्म करता है कि वो एक साल में कोर्स वर्क कर लें, फिर कम्प्रीहेंसिव एग्ज़ाम ज़ाहिर है वो 3 to 4 months और साइनॉप्सिस डिफेंस में टाइम लग जाता है। उसके बाद हमारी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट का जो रिसर्च फेज़ है वो जितना जल्दी कंप्लीट हो। हाउएवर चूँकि पीएचडी की भी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, तो बेसिक रिक्वायरमेंट स्टूडेंट 2 पब्लिकेशंस होनी चाहिए। अगर एक HEC के W कैटेगरीज डिफाइंड की हुई हैं HEC ने, उसमें पब्लिश कर लें, और एक कोई कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में पब्लिश हो जाए या दूसरा भी किसी जर्नल पेपर में पब्लिश हो जाए, तो विद दिस 2 पब्लिकेशन स्टूडेंट इज़ एलिजिबल टू गेट द डिग्री। अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन है मेरा MS और PhD के हवाले से, या सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी हैं हम MS में पहले और फिर PhD में? MS में हमने इस फॉल में जो इनटेक के लिए रिकमेंड की हैं वो 35 सीट्स हैं। अच्छा 35 में कुछ सीट्स रिजर्व्ड होती हैं और बाकी 30 या 31 जो सीट्स हैं दे आर ओपन फॉर एवरीवन। तो इस तरह से वो है। और PhD में इस सेमेस्टर में हमारे पास 45 सीट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, विद डिफरेंट फैकल्टी। तो स्टूडेंट्स की ज़ाहिर है इनटेक में हमें कोई इस तरह से इशू या बंदिश नहीं है। अच्छा, और इसमें सर अप्लाई कितना करते हैं, कितने स्टूडेंट MS में अप्लाई करते हैं और कितने PhD में अप्लाई करते हैं, ताकि ऑडियंस को एक आइडिया हो जाए कितना कंपेटिटिव ये एडमिशन है? ज़ाहिर है ये हर सेमेस्टर में इसकी यानी हर इनटेक में आफ्टर 1 ईयर नंबर चेंज होता है। रफली कोई 160-180 नंबर है एप्लीकेशंस का जो हम रिसीव करते हैं, बट ये सम टाइम ये 190-200 तक भी गया है या 140-150 तक भी गया है। तो ऑन एवरेज आप ब्रैकेट अगर लें तो 160 to 180 एप्लीकेंट्स होते हैं MS में। और PhD में आपको पता है PhD तो एक बड़ा एक लंबी डिग्री है, और स्टूडेंट्स पाकिस्तान से जो PhD करना चाहें उनका एक ख़ास नंबर है, अदरवाइज़ मेजॉरिटी जो है ना वो बाहर जाके PhD करना चाहते हैं। लेकिन जो इसमें हमारा फॉल में एप्लीकेंट्स होते हैं वो तकरीबन 18-20 के करीब होते हैं जिनको हम इंटरव्यू करते हैं। स्प्रिंग में ये नंबर कोई 6 to 8 तक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है सर, तो ये था ऑडियंस आपके सामने MS और PhD के एडमिशन के हवाले से डॉक्टर सैयद रिजवान हुसैन ने बड़ा डिटेल में आपको बताया। फिर मैं एक दफ़ा आपको रिपीट कर दूं कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उसका आंसर करूंगा। मैं क्योंकि ख़ुद SNS में होता हूं तो मैं आपको वो रिप्लाई बैक विद इन 1 day या 2 day मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सर, आपका टाइम देने का बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। थैंक यू सर, सेम हियर। अल्लाह हाफ़िज़।